नमस्कार भाइयों, मेरा नाम धीरज है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय असीम धीरज भाई। कृपा। हेलो एवरीवन। ईश्वर की असीम कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर फेलोशिप और परिवार के प्रेम और सपोर्ट की वजह से मैंने आज शराब का पहला जहरीला घूंट नहीं पिया है। और मन में कोई इच्छा भी नहीं है, कोई ऑब्सेशन भी नहीं है पीने की। और आप नवजीवन ग्रुप को और अनंत भाई, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो एज अ स्पीकर आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बिग बुक में जो लिखा है और जो मेरा अब तक का अल्कोहलिक एनोनिमस में जो अनुभव रहा है, उसी को साझा करने के लिए बस आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं अपना व्यक्तित्व अनुभव आपको जरूर बताऊंगा कि मैं कैसे शराबी बना, कब मैंने पहला ड्रिंक लिया, किस तरीके से मैंने अपना रॉक बॉटम देखा, कैसे मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे जीवन में किस तरीके से चमत्कारी परिवर्तन आए। ये सब जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि समय की पाबंदी भी रहती है। भाइयों, मैंने अपना पहला ड्रिंक जब लिया था तो मेरी उम्र कुछ 19 या 20 साल रही होगी। जब मैंने 12th पास आउट किया था, मैं उस समय दिल्ली में रहता था और बड़ा एक कॉल सेंटर का चलन चलता था उस टाइम। वैसे तो मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन बस एक तमन्ना थी कि कभी कॉल सेंटर में काम करके देखें। तो भाइयों, वो कॉल सेंटर में मैंने कुछ कॉल सेंटर्स में इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मैंने इंटरव्यू दिए, तो एक कॉल सेंटर में मेरा जो है जॉब लग गया था। तो जॉब लगने के बाद मेरा आगे कोई पढ़ने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। मेरा जॉब लगने के बाद वहाँ कॉल सेंटर का माहौल कुछ इस तरीके का हुआ करता था कि वहाँ दारू वारू पीना आम बात होती थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आज से करीबन 2001 या 2002 की बात बता रहा हूँ, जब कॉल सेंटर इंडिया में आए भी नए नए थे। तब जो है फिर वहां से मुझे पहली बार मैंने जो है उधर, लोग ज्यादातर तो मैंने यही सुना है सब बियर से स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन मैंने पहला जो अपना ड्रिंक लिया था वो वोडका लिया था। और मैंने उससे अपना पहला ड्रिंक स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो है वो रोज शाम को जो है कॉल सेंटर में हमारा कुछ ऐसा ग्रुप बना जिसमें हमारी रोज महफिल जमने लगी। हम कॉल सेंटर के पास ही एक मार्केट हुआ करता था, दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस नाम की, वहां ओपन ड्रिंक करवाते थे कुछ रेस्टोरेंट वाले। तो वहां पर बैठ के हम रोज शाम को 9 बजे के करीब बैठ जाया करते थे और 10 साढ़े 10 बजे तक वहीं बैठ के हम लोग एंजॉय करते थे। उस टाइम कोई क्वांटिटी नहीं थी, सिर्फ वो एक एंजॉय करने के लिए, एक गेट टुगेदर करने के लिए बस उसका सहारा लेते थे हम कि इसके बहाने हम बैठा करते थे वहां पर। तो उस टाइम मतलब 2 पैक 3 पैक बहुत हुआ करते थे। एक दिन जब कॉल सेंटर से मैं घर पहुंचा तो मेरी मदर को पता लग गया कि मैं ड्रंक हूँ। एंड शी शेयर्ड मी कि आप अपने आप को संभालो, ये आज तो हो गया, दोबारा होना नहीं चाहिए ऐसा कि आप जो है जा रहे हो और आप काम से जाते हो और रात को जब आप आज पहुंचे तो ड्रिंक करके आए, और आज पता लगा क्योंकि आपने हो सकता है कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली होगी इसलिए। बट उसके मैंने उसके बाद जो है कुछ टाइम तक तो हाथ नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ी शर्म लिहाज थी पेरेंट्स की, और फैमिली मेंबर्स, मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो उस वजह से जो है मैं कुछ दिन तक दूर रहा उससे। फिर ऐसे ही चलता रहा और फिर आखिर मैं 1 2 बार फिर पी के आया, फिर वार्निंग मिली, फिर मेरे फादर ने मना कर दिया, यू डोंट हैव टू गो देयर, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम कोई बिजनेस कर लो अपना, और इस तरीके के सर्कल में आप जा रहे हो, और इस तरीके के सर्कल में जो है ये सब चलता है, ये सब आम है, लेकिन अपने घर में ये सब नहीं चलता है। तो तब मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन एक अल्कोहलिक बन जाऊंगा, और इन सब चीजों की मुझे जानकारी नहीं थी कि अल्कोहलिक हर कोई भी नहीं बनना चाहता, हर कोई जीवन भर जो है अल्कोहल को एंजॉय करना चाहता है, एज अ सोशल ड्रिंकर बन के, एज अ ओकेजनल ड्रिंकर बन के। और मैं भी उस टाइम तक सोशल और ओकेजनल टाइप्स ही था, तो मुझे इसकी तीव्रता का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मेरे फादर ने मुझे एक इंडिपेंडेंट बिजनेस चालू करवाया। वो बिजनेस भी मेरा बहुत अच्छा मूव ऑन हुआ, मतलब बिजनेस काफी अच्छा चला, 1.5 2 साल तक तो मैंने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था।
आफ्टर दैट आसपास बिजनेस में भी ऐसे सर्कल्स बनने लगे कि हम फिर रोज शाम को कभी मेरे ऑफिस में, कभी हमारे पड़ोसियों के ऑफिस में बैठ के वो ड्रिंक चालू हो गई। क्वांटिटी उस टाइम भी कोई ज्यादा नहीं थी, 2-3 पैक की थी, लेकिन अब चालू हो गया था डेली। अब एक भी दिन ऐसा नहीं होता था, मैं छुट्टी वाले दिन भी अपने ऑफिस पहुंच जाता था। और मेरे कुछ जो है उधर लोग थे जिनके और बिजनेस थे, फैक्ट्रियां थी, वो भी आ जाते थे। और हम लोग जो है शाम को 7-8 बजे के बाद बैठ जाते थे और फिर जो है अपना ड्रिंक वगैरह करते थे, एंजॉय वगैरह करते थे। फिर इस तरीके से चलता रहा। फिर मेरे फादर ने मेरे को तब भी वार्निंग दी कि यार ये तो तुम जहां जा रहे हो वहां ये सब चीजें जो है ढूंढ लेते हो, तुम्हें पता है अपने घर में अलाउड नहीं है, और तो इस तरीके से नहीं चलने वाला है। तो मेरे फादर ने एक एक्शन लिया कि मेरे साथ मेरे अंकल को बिठाया कि यार इनका ऑफिस में तो ये सब हरकतें हो रही है, एक बड़ा आदमी बैठे, अंकल बैठे, मतलब मेरे चाचा जी, तो ये सब चीजों पे शायद रोकथाम हो जाए। तो तब तक थोड़ी सी हैबिट लग चुकी थी कि यार रात को 2-3 पैक चाहिए ही चाहिए, इस तरीके की हैबिट लग चुकी थी। बट वहां भी उनके बैठने से ज्यादा इफेक्ट आया नहीं, उल्टा वही जो है मेरे फादर को उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठ सकता उधर। उधर ऑफिस में कहीं कहीं से बोतल निकलती है, किसी कॉर्नर से, कभी किसी कोने से बोतलें निकल रही हैं खाली। तो हम जो है इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे इसके साथ। और धीरे धीरे होना क्या था, मेरी अल्कोहलिज्म तो बढ़ ही रही थी, मेरा सर्कल भी बढ़ ही रहा था। और जो है फिर कभी दिन में भी ऑफिस में बैठ के पी लेते थे। मेरे फादर नहीं अभी मेरे को ज्यादा संभाल पा रहे थे, और आखिर में उन्होंने डिसीजन लिया मेरी शादी करवाने का। अब मेरी शादी के बाद उन्होंने सोचा शायद इसके बाद इस पे कुछ इफेक्ट आ जाए, और इससे शायद ये जो अल्कोहल के अल्कोहलिज्म कर रहा है, मतलब जो नशा कर रहा है, इससे शायद छुटकारा मिल जाए। और मेरी शादी करवा दी गई। शादी मेरी मर्जी से ही हुई। मेरे को एक लड़की पसंद थी, मैंने अपने फादर को बताया, उन्होंने उससे मेरा शादी भी करवा दी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जीवन में कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मेरे को बहुत ही मतलब अच्छे से परवरिश मिली है अपने जीवन में। और कभी भी जो है मेरे फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने भी कभी मेरे प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा था मन में। सब मेरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे जॉइंट फैमिली होने के कारण सब मेरे से बहुत प्यार करते थे। सब मुझे बहुत समझाते थे। सब मेरी बहुत चिंता भी करते थे। आफ्टर ऑल मेरी शादी हो गई तो मैंने उस लड़की से इसलिए शादी की कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी वाइफ को, होने वाली वाइफ को तो पता ही है कि मैं कभी कभार ड्रिंक करता हूँ। और आजकल तो ये सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल थिंग है, तो कोई बड़ी चीज भी नहीं है। और मेरी वाइफ वैसे भी पंजाबी थी, तो आई थॉट कि पंजाबियों में तो सब चलता ही है, तो ये लड़की मेरे लिए बेस्ट रहेगी, मेरी शादी भी हो जाएगी, मेरे का अल्कोहलिज्म भी चलता रहेगा, मेरे को शराब छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद जो है मैं जिस सर्कल में बैठता था, मेरी वाइफ को ऑब्जेक्शन होने लगा कि आप वहां बैठ के नहीं पियोगे, आप जो है घर लेट नाइट आते हो, आपकी मेरे से शादी हुई, आपको मेरे को भी टाइम देना चाहिए। वहां झगड़े चालू हो गए थोड़े बहुत, आफ्टर सम पीरियड ऑफ मंथ, मतलब आफ्टर कपल ऑफ मंथ ही आप ये कह सकते हैं, 2-3 महीने में ही इस तरीके के वाद विवाद शुरू हो गए। मैंने फिर ठीक है, मैंने अवॉइड करना शुरू किया। तो उसने कहा आपको ड्रिंक लेना, आप घर में कमरे में मेरे सामने बैठ के ड्रिंक ले लो। मैंने कहा मेरे घर में अलाउड नहीं है भाई। बोला नहीं, आप कमरे में लो, मैं परमिशन ले लूंगी आपके पेरेंट्स से। मैंने ठीक है कमरे में ड्रिंक लेना शुरू किया। लेकिन उस टाइम तक मेरी क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, मेरा 2-3 पैक में काम चलता नहीं था। अब मुझे चाहिए होते थे कम से कम 2 क्वार्टर। तो उस पे भी ऑब्जेक्शन होना शुरू हो गया कि आप एक लिमिट में ड्रिंक करो यार, ये 2-3 पैक तक तो ठीक रहता है आपका, लेकिन उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा ड्रिंक करते हो तो उसमें प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, खाने का भी आपका ठीक नहीं रहता है, कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो। ऐसा कोई मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था लड़ाई झगड़े वाला और ये सब। मैं तो सबको मैं ये चाहता था कि सब खुश भी रहे और मेरा एल्कोहलिज्म भी चलता रहे। लेकिन ये पॉसिबल होने वाला नहीं था। मैं बड़े सुंदर सपने जो देख रहा था, ये पॉसिबिलिटी थी नहीं।
फिर क्या हुआ, तो मेरी वाइफ से मेरे विवाद शुरू हो गए। फिर मैं बाहर से एक क्वार्टर पी के आने लगा, घर एक क्वार्टर लेके आने लगा, तो उसमें भी पकड़ा जाता था। फिर मैं दो क्वार्टर लेके आने लगा, एक छुपा के रख देता था, एक उसके सामने पी लेता था, एक उसके इधर उधर होती थी तो पी लेता था, उसमें भी पकड़ा जाने लगा। आफ्टर ऑल उसने समझ लिया कि ये जो है एक तो डेली ड्रिंकर बन चुका है, ऊपर से इसका क्वांटिटी पे जो है इसका कंट्रोल नहीं है। तो उसकी वजह से जो है उन्होंने मेरे काफी इलाज करवाने की कोशिश करी। मेरे को रिहैब नहीं डाला गया डायरेक्ट, मेरे को बहुत सारे सेक्ट्रिक को दिखाया गया, मेरे को बहुत दवाइयां दिलवाई गई, लेकिन किसी से कुछ होने वाला तो था नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो मेरी अल्कोहलिज्म को अलग कर दे मेरे से। मेरे को बिना बताए शराब छुड़ाए वाली दवाइयां भी दी गई। उससे भी जो है मैं इतना चतुर चालाक था, एक शराबी तो होता ही है, मैं इतना चतुर चालाक था कि उसका भी एंटीडोज ले लेता था, सिट्राजिन वगैरह खा लेता था, जिससे उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और मैं अल्कोहल ले सकूं। या फिर मैं इतना पानी पी लेता था कि वॉमिट कर देता था कि वो दवाई पेट से बाहर आ जाए, क्योंकि मुझे पता तो था कुछ ना कुछ मिला के दे रहे हैं, क्योंकि मैं पीता था तो मेरे से झेला नहीं जाता था। तो वो कह रहे यार इसका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से, मंदिर मंदिर ये वो मेरे काफी पूजा पाठ करवाए गए वृंदावन में, हरिद्वार में, किसी से कुछ होने वाला नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी शराब छोड़ने की, कुल मिला के बात ये है। तो मैं किसी भी तरीके से खुद अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहा था इसे छोड़ने के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, मुझे लग रहा था कि मैं अपने अल्कोहलिज्म को भी मैनेज कर लूंगा, अपने फैमिली को भी मैनेज कर लूंगा, सब कुछ मैनेज करके चल सकता हूं मैं अपना जीवन जो है चलाने के लिए सक्षम आदमी हूँ। मेरे में बहुत दिमाग है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं चला लूंगा सब कुछ। हालांकि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने जितनी भी पढ़ाई की मैंने बहुत अच्छे नंबरों से हर एग्जाम को पास किया हुआ है। और मेरे घर में कोई ऐसा सर्कल भी नहीं था कि मेरे घर में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई एमबीए हो, कोई सीए हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, इस तरीके का कोई मेरे घर का माहौल नहीं था। तो आगे पढ़ने की मेरी भी इच्छा कम थी और मुझे गाइडेंस भी कम थी। चलो ये तो खैर अलग बात है, हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मेरी वाइफ से मेरे झगड़े चालू हो गए, और जो है मेरी वाइफ फिर कभी अपने घर चली जाती थी रहने, फिर मैं उसे मना के लाता था हाथ पैर जोड़ के कि मेरी माँ अब नहीं पीऊंगा, तू आ जा घर पे, और मैं उसे ले आता था कमिटमेंट्स करके, और मैं दिल से कमिटमेंट करके लाता था कि अब सही में नहीं पीऊंगा, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो लेकिन कमिटमेंट सुबह करके लाता था, शाम तक फिर पता नहीं क्या हो जाता था, फिर बोतल का ढक्कन खुल जाता था, उसे झूठ बोल के निकलता था अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था कि मैं पीने के बाद कभी ये खा लेना, कभी वो खा लेना, कभी च्युइंगम खा लेना कि स्मेल ना आए मुंह से। लेकिन मेरे मुंह से भले ही कभी कभार स्मेल चुप भी गई हो, लेकिन मेरे बोलने का बिहेवियर चेंज हो चुका होता था, मेरे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी, तो उससे अंदाजा लगा लेते थे घर वाले कि भले ही कम पी के आया लेकिन पी के तो आया है, पी के तो आता है ये अभी भी। आफ्टर ऑल बात इतनी बढ़ गई कि फिर जो है मेरे घर वालों का भी मेरे से थोड़ा मन खराब सा होने लगा, उनका भी। बोले यार इतना समझा रहे हैं, इतना इलाज करवा रहे हैं, अल्कोहलिज्म जो है इसका छूट नहीं पा रहा है, इसका जो है ये नशे से निकल नहीं पा रहा है, मतलब ये छोड़ क्यों नहीं पा रहा है। तो मेरी वाइफ मुझे आखिरी वार्निंग देके अपने घर चली गई, ये बोल के कि अगर आप किसी दिन ये विचार बनाओ कि आप कंप्लीटली क्विट कर सकते हो, तब तो मुझे लेने आना, वरना मत आना। अब मैंने वाइफ को नहीं चुना, मैंने अल्कोहल को ही चुना, क्योंकि अल्कोहल के बिना अब मैं रह नहीं पा रहा था। मेरी वाइफ को तो मैंने सोचा कि यार मैं कभी ना कभी ले आऊंगा, है को समझा बुझा के ले आऊंगा, और मैं थोड़ा अल्कोहल पे ज्यादा कंसंट्रेशन था मेरा। मेरी शराब चालू रही, अब मेरे माता पिता के प्रति भी मेरी शर्म थोड़ी खत्म होने लगी थी। अब मैं जो है उन्हें साफ बोलता था कि भाई अब जो है मुझे आप ज्यादा रोका टोका मत करो, मैं रात को ही तो पीता हूँ, मैं पी के चुपचाप ही तो रहता हूँ, मैं खाना खा के चुपचाप सो तो जाता हूँ। मतलब इस तरीके की मैं बहुत सारे रैशनलाइज करता था अपने आप को, मैं अपने पीने की हर चीज को सही साबित करने की कोशिश करता था। मैं कहता, मैंने उन्हें ये भी कहा कि मेरा इंडिपेंडेंट बिजनेस है, बहुत टेंशन रहती है। पापा ने कहा बेटा हम भी तो बिजनेस इतने सालों से कर रहे हैं, टेंशन हमें भी आती है बिजनेस में, हम तो नहीं पीते। मैंने कहा ठीक है, आप लोगों का टैकल करने का वे अलग है, मेरे को ये टैकल करने का बेस्ट वे मिला हुआ है, मैं ऐसे ही टैकल करता हूँ। ठीक है, मेरे माँ बाप भी जो है बोलते रहे, वो तो फिर उसमें
जो है मेरे को उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया एक टाइम बीन के बाद। और अब जो है 1 डेढ़ साल हो गया था कि मुझे मैं अपनी वाइफ से मिल भी नहीं पाया था, और मेरे को अभी कोई चिंता भी नहीं थी उससे जाने की, क्योंकि सब कुछ मेरा जो है मेरे हिसाब से चल रहा था। और मैं इतने झूठे वादे, इतने कमिटमेंट कर चुका था, और इतने झगड़े हो चुके थे हमारे कि अब मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ में और झगड़े हों, क्योंकि उससे रोज झगड़े होने लग गए थे अब मेरे। मैंने कहा यार अच्छा है, बला टल गई। रोज रोज के झगड़े तो नहीं है, अब घर में कोई मना करने वाला भी नहीं है, और मैं आराम से जो है अपना अल्कोहल एंजॉय करने लगा। और आखिर में जो है मेरी अल्कोहल जो है बढ़ती चली गई, और मैंने जो है मैं डेली का जैसे नाइट में पीने वाला था, अब मैं डेली दोपहर में भी पीने वाला बन गया था। और मेरा बिजनेस भी धीरे धीरे जो है वो मेरे हाथ से फिसलता गया, और आखिर में मेरा व्यापार भी बंद हो गया। तो मैंने अपना व्यापार अपने विल पे बंद नहीं किया था, कोई अपना व्यापार बंद नहीं करता, वो मेरी अल्कोहलिज्म इतनी बढ़ गई थी कि अब मेरा व्यापार पे ध्यान नहीं था, और मेरा व्यापार बंद हो गया। और आफ्टर ऑल फिर भी मेरे पापा ने मेरे को गले लगाया, बोला कोई बात नहीं बेटा, व्यापार में प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहते हैं। अभी तक वो मेरी इस बीमारी को ना वो समझ पाए थे, ना मैं समझ पा रहा था। अभी तक वो मुझे इतना जो है अभी भी इसलिए जो है मुझे छूट मिली हुई थी कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, मैं कोई ऊंची आवाज में नहीं बात करता था, बाहर से मैं किसी से झगड़ा करके नहीं आता था, मैं कोई पी के किसी का नुकसान नहीं कर रहा था। तो अभी उन्होंने ये सोचा कि ठीक है अब हैबिट पड़ चुकी है, लेकिन कंट्रोल ड्रिंकिंग करे। और व्यापार मेरा बंद हो गया था, मेरे पापा ने अपने व्यापार में बिठाया मेरे को, और अपने साथ बिठाया। मैंने पीना वहां भी चालू ही रखा। वहां तो पापा संभाल रहे थे, तो मेरा ज्यादा काम रहता नहीं था, लेकिन मैं वहां से सुबह से ही पीना चालू कर देता था। मेरे पापा को ये बिल्कुल गवारा नहीं था। उन्होंने आखिर में यही फैसला लिया कि भाई इसको अब रिहैब में डाला जाए। अब जो है उनको कहीं से इंफॉर्मेशन आई होगी रिहैब की, उन्होंने मेरे को रिहैब भेजा। उन्होंने फर्स्ट रिहैब मेरा जयपुर में मेरे को एडमिट करवाया। मेरे को झूठ बोल के ले गए कि वहां कोई ऐसा डॉक्टर है जहां से तेरे को ऐसी दवाई दिलवाएंगे कि तेरा खुद ही मन नहीं करेगा दवाई मतलब शराब पीने का। लेकिन मुझे नहीं पता था वो एक रिहैब की तरफ मुझे ले जा रहे हैं। मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके गया, मैं रिहैब पहुंचा। नीचे डॉक्टर वो सब बैठे थे, वो किसी डॉक्टर का ही रिहैब था। मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिससे मैं बेहोशी में आया, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक कमरे में पाया। मैं उस टाइम तक रिहैब के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था यहाँ मुझे महीनों तक रहना है। मुझे वहां महीनों तक रखा गया। कोई अल्कलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं था, किसी तरीके से वहां दारू छुड़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। बस मुझे वहां दवाइयों पे रखा गया। मुझे 3 महीने 4 महीने तक दवाइयां दी गई। और आखिर में जो है मैं 3 4 महीने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां से निकाला। मेरे ख्याल में 3.5 महीने के बाद मुझे वहां से निकाला। और वहां से निकालने के बाद मुझे जो है जयपुर में ही रखा कुछ दिन मेरे भैया के यहाँ, और फिर मुझे वापस दिल्ली लेके आए। लेकिन मैं महीने भर ठीक रहा, फिर मैं जो है मेरी शराब चालू हो गई। तो ये ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब तक मेरी वाइफ भी जो है मेरे से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। उसने भी मेरे को साफ कह दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अपना लाइफ और बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो यहाँ डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी। जब डिवोर्स की नौबत आई तो मैं थोड़ा सा घबराया जरूर कि यार डिवोर्स हो जाएगा, ये वो मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चली जाएगी, मेरी तो लव मैरिज है। लेकिन इन सब बातों का मेरे पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना इम्पैक्ट मेरे ऊपर शराब ने किया हुआ था। तो मैं उसके लिए जो है ज्यादा मैंने कोई मतलब प्रयत्न नहीं किए कि मेरा डिवोर्स बच जाए। लेकिन भगवान नहीं चाहता था मेरा डिवोर्स हो, तो मेरा डिवोर्स किसी ना किसी कारण से 2 3 बार टल गया, और मेरा डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन मेरी शराब पीनी नहीं छूट रही थी। तो मुझे मेरे फादर ने जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में एक जगह है वहां पर भेजा, मेरे चाचा जी के पास। और उन्होंने कहा कि यार तू अपने पास रख इसे, दिल्ली के माहौल में तो ये नहीं कर पा रहा है। मैं बहुत उन्होंने कोशिश करी भाई, मेरे शहर तक चेंज करवा दिया उन्होंने। तो यहाँ रायपुर में आके यहाँ तो समुंदर है दारू का, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था बिल्कुल। उन्होंने सोचा माहौल चेंज हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ भी मेरा अल्कोहलिज्म जो है वैसे ही चालू रहा, मेरा अल्कोहल पीना। और जो है यहाँ भी रायपुर में भी मुझे 2 3 रिहैब करने पड़े, और मुझे रिहैब में डाला गया 2 3 बार। लेकिन कभी भी मुझे रिहैब से कभी भी दारू छोड़ने का, अल्कोहलिक एनोनिमस का कभी भी मैसेज नहीं मिला किसी रिहैब से। ये मेरा बैड लक था। लेकिन जब मैं आखिरी बार एक रिहैब में गया, वो
रायपुर में ही है। उस रिहैब का जो काउंसलर था, वो काउंसलर ने बोला, भाई तुम्हारे यार इतने रिहैब हो चुके हैं, तुम रिहैब में जिंदगी काटना चाहते हो क्या अपनी? तुम पीते हो और फिर रिहैब पहुंचते हो, फिर तुम बाहर जाते हो, फिर पीते हो, फिर रिहैब पहुंचते हो। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है? बोले इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, रिहैब इज नॉट द सॉल्यूशन। रिहैब से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कुछ दिन के लिए हम तुम्हें कैद करके तुम्हें दारू से दूर तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे विचारों को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे विचार तो चल ही नहीं रहे हैं, मेरे से तो बस अल्कोहल के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। मेरे पास बचा ही क्या है अब? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरे उस टाइम तक बच्चे भी हो चुके थे, मेरी वाइफ मेरे को छोड़ गई, मेरा बेटा मेरे को छोड़ गया है, और मेरे पापा ने मेरे को दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया है। मेरा बिजनेस बंद हो चुका है, और यहाँ भी मुझे लिमिटेड पैसे मिलते हैं। और अब मैं आर्थिक रूप से भी, जैसा मैं अपना बिजनेस करता था तब कितने पैसे रहते थे मेरे पास, अब मैं उस तरीके से, अब मुझे वो फ्रीडम भी नहीं है पैसे खर्चने का, मुझे पैसे भी नहीं मिलते अब। मुझे दिन के, आप यकीन मानिएगा, 200 से लेके 250 रुपए दिए जाते थे, उसी में मुझे जो है अपना गुजारा करना पड़ता था। वो भी मेरे को इसलिए दिए जाते थे कि कहीं ये किसी तरीके का कोई गलत काम ना करने लग जाए पैसों के लिए, इसलिए मुझे 200-250 रुपए दे दिए जाते थे। और उस 200-250 रुपए जब मेरे को मिलते थे, तो मैं ब्रांडेड पीने वाला आदमी फिर देसी पे आ गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब मुझे क्वालिटी से मतलब नहीं था, मुझे क्वांटिटी से मतलब था। और मुझे क्वांटिटी ज्यादा जो है सस्ती शराब से ही मिल सकती थी, तो मैं सस्ती शराब की तरफ आ चुका था। अब मेरे लिए कोई ब्रांड मैटर नहीं करता था, मेरे लिए कोई कंपनी मैटर नहीं करती थी, मेरे लिए अब कोई जगह मैटर नहीं करती थी, मैं कहीं भी खड़े होके कैसे भी पी लेता था। अब तो कई बार ऐसा होता था कि मैं एक पानी का जो पाउच होता है उसमें जो है मैं आधी पी जाता था। इस तरीके की मेरी पोजीशन हो गई थी। फिर उसके बाद जो है, मुझे लास्ट रिहैब में जब डाला गया, वहां मुझे काउंसलर ने ए का मैसेज दिया। उन्होंने मेरे को ये कहा, एक अल्कलिक एनोनिमस नाम की संस्था है, इसे आप ज्वाइन करिए, यहाँ से बाहर जब भी आप निकलेंगे तब। और मैंने जो है उनको हाँ भरी। लेकिन उन्होंने मेरे को साथ में ये भी कह दिया, आप जहां पर हैं वहां पर अल्कलिक एनोनिमस की कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होती है। आप फिजिकल मीटिंग इधर मतलब अटेंड नहीं कर पाएंगे। आजकल जो है ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो आप ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बस इतना ही मैसेज दिया। और अब मैंने सोचा कि मुझे अल्कलिक एनोनिमस क्या बचा पाएगा मेरे इस अल्कोहलिज्म से। अब मेरे अंदर थोड़ी इच्छुकता जाग रही थी शराब छोड़ने की। और मैं उस रिहैब में लगभग 4 महीने तक था, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स का कुछ अता पता नहीं था, कि मुझे मिलने भी नहीं आ रहे थे, मुझे कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। क्योंकि मैं इस बार इसलिए ज्यादा परेशान था, क्योंकि इस बार मेरे मन में एक इच्छा आ चुकी थी कि अब मैं जो है इससे दूर रहना चाहता हूँ, अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। अब जो है मुझे कोई मिलने तो आए जिसे मैं अपने मन की ये बात बता पाऊं, कि मैं एक अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की संस्था को ज्वाइन करूंगा, और मैं इस शराब से दूरी बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं मेरे पास वहां पर। मैंने काउंसलर को भी कई बार बोला कि मेरे घर पे फोन करो, मेरे पेरेंट्स को बोलो कि मुझे अब यहाँ से निकाले। अब पहली बार मेरे अंदर फीलिंग्स आई है कि मैं नहीं पीना चाहता हूँ, लेकिन कोई हेल्प मेरे को मिल नहीं पा रही थी। मैं इस रिहैब को एक दिन मॉर्निंग के टाइम उस रिहैब से भाग गया। भाग के मैं डायरेक्ट रायपुर पहुंचा, मतलब इधर अपने घर पे पहुंचा रायपुर वाले। वहां ऑलरेडी मेरे मम्मी पापा थे, वो आए हुए थे। वो, मुझे लगा कोई देखने नहीं आता है, कोई मिलने नहीं आता है। लेकिन जो है मैं गलत था, वो मुझे रोज कैमरे में देखने आते थे। मुझे कोई ना कोई रोज कैमरे से देख के जाता था। और लेकिन मुझे रिहैब वाले ये बात नहीं बताते थे। और वो वहीं थे, बहुत परेशान थे। और मैं जिस दिन सुबह वहां पहुंचा भाग के उनके पास, तो उनको मैंने पैर पकड़े और कहा, अब दोबारा रिहैब में मत डालना, मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब मेरे को एक मैसेज मिला है कोई ऐसी संस्था अल्कोहलिक एनोनिमस की, जिसे मैं ज्वाइन करके मैं हो सकता है सोबर रहूं, या मैं रिकवरी में आ सकूं। तो उन्होंने मेरी बात को समझा और मेरे पे फिर लास्ट बार विश्वास किया। और मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया, गूगल से नंबर निकाल के। और अल्कोहलिक एनोनिमस के गूगल के जिन भाई ने फोन उठाया था, उन्होंने मुझे जो है कुछ भाइयों के नंबर दिए। उन भाइयों से मेरे जो है मैंने संपर्क किया तुरंत, और उन्होंने मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ज्वाइन किया। इतना
इतना मतलब मुझे हेल्प करने के लिए इतना सब भाई जुट गए कि मेरे पास डेली फोन आने लगे इतने भाइयों के। मुझे ये भी समझ में आ चुका था कि मैं फिजिकल मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि रायपुर में कोई फिजिकल मीटिंग नहीं है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। मुझे ये पता लग गया था कि ये भाई जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये भी सारे मेरे जैसे ही हैं, और मेरी वैसी प्रॉब्लम से ही ये भी निकल के आए हैं, और आज ये एक सुखी समाधानी जीवन जी रहे हैं। और ये जी सकते हैं तो मैं भी जी सकता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ उनसे बात ही करी थी, मैं किसी मीटिंग में नहीं आया था। फिर मैंने ये मीटिंग ज्वाइन करी। मेरे को मीटिंग ज्वाइन करना सिखाया गया, जूम ऐप वगैरह डाउनलोड करके मैंने मीटिंग ज्वाइन करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं मीटिंग में आता रहा। मैं मीटिंग में बस सुनने का काम करता था। अभी ना मेरे पास ज्यादा नॉलेज थी अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में कि यहाँ होता क्या है, किस तरीके से मेरे को शराब से दूरी मिलेगी, यहाँ मेंबर्स आके मीटिंग में करते क्या है, यहाँ होता मतलब एग्जैक्टली मेरे को दूरी कैसे रखवाई जाएगी, मुझे क्या मेहनत करवाएंगे ये मेरे से, मुझसे कितने पैसे लिए जाएंगे। और ये सब चीजें मेरे दिमाग में हजारों क्वेश्चन थे, हजारों क्वेश्चन। पहली मीटिंग करी तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब मिल गए कि भाई यहाँ आने के लिए कुछ पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ आने के लिए तो सिर्फ एक चीज की मात्र जो है इनको चाहिए, वो है आपके अंदर शराब छोड़ने की इच्छुकता। वो इच्छुकता मेरे अंदर आ चुकी थी कि अब मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ का मेंबर बनने के लायक हो चुका था कि मेरे अंदर ये इच्छुकता अब थी कि मैं पीना छोड़ना चाहता हूँ। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स, जब फर्स्ट मीटिंग मैंने अटेंड करी तो वहां पर जब मैंने मेंबर्स की शेयरिंग सुनी तो मेंबर्स ने इतना सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने हैंड रेज करके ये कह दिया था दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग। तो मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग के हिसाब से मेरे को शेयरिंग की, मेरे को बीमारी का पार्ट समझाया गया, और मेरे को जो है ये बताया गया कि ये एक बीमारी है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये एक जानलेवा बीमारी है, और ये ला इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तरीके से इलाज है कि इसे रोका जा सकता है। और इसे रोका कैसे जा सकता है कि मैं पहले घुट से दूर रहूं, क्योंकि मुझे मारने के लिए पूरी ट्रेन की जरूरत नहीं है, पहला इंजन ही काफी है मुझे खत्म करने के लिए। मुझे खत्म करने के लिए पूरी ट्रेन को मेरे ऊपर से निकलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये था कि मुझे बर्बाद होने के लिए मेरे वो पहला घुट ही काफी है। जरूरी नहीं है कि मैं एक बोतल पीऊं या उसके बाद कितने मर्जी पैग होते रहें, वो जरूरी नहीं है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ड्रिंक कोज द डैमेज, वो है समझ में आने लगी, क्योंकि मैं बहुत ही ध्यान से मेंबर की बातें सुनता था। मैं अभी कोई शेयरिंग नहीं करता था। मैंने लगभग लगातार 5-6 महीने तक सिर्फ सुना, और मैंने कोई शेयरिंग नहीं करी। और मुश्किल से एक दो बार जब मेंबर्स ने मतलब चेयरमैन पर्सन्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया तो मैं थोड़ा बहुत शेयरिंग करता था। लेकिन ये सुनने का इतना काम आया मेरे को इसके बारे में बहुत कुछ पता लगा अपनी बीमारी के बारे में। और वन डे एट अ टाइम, 24 घंटे के लिए सिर्फ मुझे शराब से दूर रहना है। मेरे जैसे शराबी के लिए तो 24 मिनट भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ मुझे कहा गया यार 24 घंटे तुम जैसे तैसे कोई भी परिस्थिति किसी भी हालात में बस शराब से दूरी बना लो, सिर्फ एक दिन के लिए। बाकी कल तुम जो है कल की कल देखना यार। आज 24 घंटे के हिसाब से बस अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा भी आती है तो तुम हमारे मेंबर्स से बात करो, तुम जो लिंक तुम्हें मिलते हैं उस मीटिंग को ज्वाइन करो। तुम हम लोग तुम्हारी हेल्प करने को पूरी तरह तैयार हैं। बोला अगर तुम शराब पीना चाहते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुम शराब बंद करना चाहते हो तो ये पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस की और पूरे हमारे फेलो मेंबर्स की प्रॉब्लम है। तुम शराब बंद करना चाहते हो, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तुम्हारे अंदर इच्छुकता है शराब बंद करने की, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए 1-to-1 में। कुछ मेंबर्स ने मेरे से पूछे कि हम तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि तुम शराबी हो, ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कि तुम शराबी हो कि नहीं हो। तो मैंने अभी तक तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले अपने आप को शराबी नहीं माना था। मैं ये जानता था कि हाँ मेरी शराब थोड़ी सी बढ़ चुकी है, कभी कभी मैं ज्यादा पी लेता हूँ। मेरे पेरेंट्स को रिहैब के दरवाजे मिल चुके हैं, इसलिए मेरे पेरेंट्स अब मुझे जरा सी शराब पीने पे भी रिहैब में डाल देते हैं। मैं अपने पार्ट को पूरी तरीके से डिनाय कर रहा था।
मैं पूरी तरीके से एक डिनाइल स्टेज में था। मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि ये शराब ने मेरा जीवन कितना उथल पुथल कर दिया है, कितना अनमैनेज कर दिया है। और मैं ये समझने को तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि इस शराब के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं इसके आगे शक्तिहीन हो चुका हूँ। और मैं आज चाहूं तो मैं इस शराब को ना कंट्रोल में पी सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से पी सकता हूँ, ना कोई इसके लिए जब चाहे तब पी सकता हूँ। ये शराब का अगर मैंने पहला घूंट ले लिया तो मेरे सारे कंट्रोल खत्म है। उसके बाद शराब ही मुझे कंट्रोल करेगी, फिर मेरी औकात नहीं है कि मैं इसे कंट्रोल कर लूं। ये सब चीजें मुझे एल्कलिक एनोनिमस में आके समझ में आई। और एल्कलिक एनोनिमस का जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप ही मुझे ये बताता है कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूं एंड आई हैव टू कंप्लीटली सरेंडर अगेंस्ट इट। और मुझे इसके आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और ये इकलौती ऐसी जंग है दुनिया की जो सरेंडर करके जीती जाती है, ना कि लड़ के जीती जाती है। मैंने आज तक शराब पीने के लिए इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, इतनी बार मैंने अपने तरीके से कोशिश की शराब को कंट्रोल करने की, उसे रोकने की, अपने आप को। मैंने इस कोशिशों में कामयाब भी हुआ। एक बार तो मैंने 9 महीने तक के लिए शराब छोड़ दी थी, लेकिन मेरे पास कोई अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं था। वो शराब मैंने छोड़ी जरूर थी, लेकिन मैं एक ड्राई ड्रंक पोजीशन में आ गया था। मैं एक ऐसी पोजीशन में आ गया था जहां मेरा व्यवहार और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, जहां मैं और भी गुस्सैल हो गया था, जहां मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, शराब, जो मैंने छोड़ दी है। तो अब तो सबको मेरी बात माननी चाहिए, अब तो दुनिया बिल्कुल मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, अब तो मेरे को जो है कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए किसी भी काम के लिए। क्योंकि मैंने जो है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखो, अपने विल पावर से दूर कर दी है। मैं बड़ा अपने आप में प्राउड फील करता था। मैं कहा ये कोई आसान काम थोड़ी है भाई। मैंने अपने विल पावर से, देखो, मेरे में है इच्छा शक्ति, मैंने शराब से दूरी बना रखी है। आज मुझे 9 महीने हो गए मैंने शराब नहीं पी है, और ये मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि शराब मैं किन कारणों से पीता हूँ। मुझे पता ही नहीं था मेरी मानसिक संतुलन के बारे में। मुझे पता ही नहीं था मेरे ओसीडी पैटर्न के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, जो मेरे मस्तिष्क में हो चुका है, जिस बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शराबियत नाम की एक बीमारी जो है मेरी क्रॉनिकल स्टेज पे आ चुकी है, मतलब मेरी आखिरी स्टेज पे आ चुकी है। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैंने ये दूरी बनाई है, और मैं बड़ा अहंकारी हो चुका था, मैं बड़ा घमंडी हो चुका था। अब मैं सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिशों में लगा रहता था, और अब मैं झगड़े करता रहता था घर में। और अब मेरी वाइफ से भी मैं जो है फोन करके कहता था, लो अब शराब छोड़ दी, अब तो मेरे पास वापस आ जाओ। मेरी वाइफ हमेशा यही कहती थी कि आपने शराब से दूरी तो जरूर बना ली है, लेकिन अब आपने अपना व्यवहार देखा है क्या? अब आपका व्यवहार कितना गंदा हो चुका है। आप तो अपनी वाइफ को चाहते हो वापस, कि आप अब मुझे ये बता के लाना चाहते हो कि देख, तेरे कारण शराब छोड़ दी, अब तू मेरी सारी बातें मान, अब तू मेरे इशारों पे चल। अब मैं कहता हूँ कि तू घर आ तो घर आ जा, अब मैं कहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे तो तू मेरे साथ रहे। आप अपना व्यवहार के बारे में कुछ नोटिस कर पा रहे हो? तो जब मैंने देखा यार, मैंने इतनी महीनों तक शराब से दूरी बनाए रखी, और जब अब भी मेरी लाइफ ट्रैक में नहीं आ रही है, अब भी मेरी लाइफ अनमैनेज ही चल रही है, अब भी मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, अब भी जो है मुझे जो मिलना चाहिए, जो मैं डिजर्व करता हूँ, ऐसा मैं सोचता था, वो सब मुझे नहीं हंसी खुशी मिल पा रहा है। ना मैं खुश रह पा रहा हूँ, ना मेरे परिवार वाले, ना घर वाले, ना मेरे सोसाइटी के लोग मेरे से खुश रह पा रहे हैं, भले ही मैंने शराब से दूरी बना रखी हो। तो कारण है क्या? तो मुझे ऐसा लगा यार, इससे अच्छा तो अपने शराब पीते हुए ही थे। और वो गिलास वापस हाथ में आ गई। वो गिलास ऐसी वापस हाथ में आई कि वो मेरे को रॉक बॉटम दिखा गई। अब मैं जब शराब पीने लगा दोबारा, और जब ये गिलास मेरे हाथ में आई थी, और जब मैं वापस शराब पीना शुरू किया, तो इस बार मेरी क्वांटिटी पहले से कहीं अधिक थी। अब तो मुझे ब्लैकआउट्स, मैं मतलब ब्लैकआउट में ही था। मैंने जितना टाइम तक मैं रिहैब नहीं पहुंचा, मैं ब्लैकआउट में था। मतलब वो बाहर के वो बिताए हुए हफ्ते 10 दिन मुझे नहीं याद।
मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने उस हफ्ते 10 दिन में क्या किया है, मैंने कैसे शराब पी, कौन सी शराब पी, किसके साथ पी, कहाँ पी। मैं घर छोड़ के चला गया था। मैं जो है सोचा कि ये मेरे घर वाले मेरे से प्यार नहीं करते। मैंने शराब छोड़ के भी देख लिया, शराब पी के भी देख लिया, मेरे से कोई खुश नहीं रहता, मैं किसी से साथ खुश नहीं रहता, तो मेरे को इस घर में रहना ही क्यों है। मैं घर छोड़ के चला गया। मैं पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ भटक रहा था, कहाँ घूम रहा था। मेरे पास ना कपड़े थे, ना मेरे पास पैसे थे। मेरे जो मोबाइल था वो भी चोरी हो चुका था। और मेरे को कुछ याद नहीं, पता नहीं कैसे मुझे ढूंढा गया। जब मैं थोड़ा बहुत होश में आया तो मुझे अब मैंने अपने आप को रिहैब में पाया। और वहीं रिहैब से जब मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को ज्वाइन करने के लिए भी रिहैब से ही भागा था। वैसे तो ये बताने वाली बात नहीं है कि मैं रिहैब से भाग गया, लेकिन तब तक मेरे दिल में इच्छुकता आ चुकी थी थोड़ी बहुत, और वो सुनने वाला कोई नहीं था, और मुझे कैसे भी अपने घर वालों तक ये मैसेज पहुंचाना था। तो मुझे भागने के अलावा कोई और रास्ता दिखा नहीं था। तो मैं उधर से भाग निकला था। आखिर में मैं ए में आया, और ए में आके मैंने मीटिंग्स वगैरह जब करनी शुरू करी, और यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि ये सिर्फ शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम उससे कहीं अधिक है। ये प्रोग्राम तो जीवन जीने का मुझे तरीका सिखाता है कि एक सुखी समाधानी जीवन कैसे जीना है। ये प्रोग्राम तो मुझे ये बताता है कि मुझे दुनिया को चेंज नहीं करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। ये प्रोग्राम मुझे ये बताता है कि मुझे अपने चरित्र के दोषों को ढूंढना है, मुझे अपने गलत व्यवहारों पे काम करना है, मुझे अपने चरित्र के दोषों को ढूंढ के उन्हें धीरे धीरे जो है अरेस्ट करके रखना है। मेरे चरित्र के दोष जैसे मेरा गुस्सा, मेरा चिड़चिड़ापन, वो RID फैक्टर, मेरा रेस्टलेसनेस, मेरा इरिटेबल नेचर, मेरा डिसकंटेंटमेंट, ये सब चीजों को मुझे अरेस्ट करना है। ये सब खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब मुझे समझ में आने लगेगा कि इस टाइम मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूं, तो मैं उसे रोक पाऊंगा। और ये पहले मुझे समझ में नहीं आता था। ये मुझे तब समझ में आने लगा जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में आया। मुझे अब समझ में आने लगा कि दुनिया में दिक्कत नहीं है, दिक्कत सारी मेरे अंदर है। दिक्कत जहां है वो उस चीज की पार्ट को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। अब मैंने दिक्कतों को देखना शुरू किया, अपने पार्ट को देखना शुरू किया। अब जब मैंने अपना पार्ट देखा, अपने बारे में लिखा, तब मुझे समझ में आया कि यार ये सारी प्रॉब्लम जो है मेरे अंदर है। और मैं शराब पीने के बाद ऐसा नहीं हुआ हूं, मैं तो यार बचपन से ही ऐसा था। मैं बचपन से ही इतना पैम्पर होके, मेरे को इतना प्यार से रखा, इतना सारा मेरे को केयरिंग मिली, जॉइंट फैमिली में इतना प्यार मिला। वो किंग बेबी सिंड्रोम नाम का एक वर्ड होता है, राजा बाबू के लक्षण। तो वो वाला काम था मेरे साथ। तो मुझे इतना अहंकारी था मैं, इतना ज्यादा ईगो था मेरे में, इतना ज्यादा मैं घमंडी था। और मैं मतलब अपने आगे किसी को इंटेलिजेंट ना मानने वाला व्यक्ति था। मैं ये सोचता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ इस दुनिया के बारे में। मैं मैंने अपने लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं। और यहाँ पर अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे बिल्कुल उल्टा बताया गया। मुझे कहा गया कि भैया प्रॉब्लम जो है ना तेरे पेरेंट्स में है, ना फैमिली में किसी मेंबर्स में है, ना सोसाइटी के किसी मेंबर में है। प्रॉब्लम तो भाई तेरे में है। तू जहां भी जाएगा तू अपनी प्रॉब्लम को साथ लेके जाएगा। तू चाहे जिन लोगों के साथ भी रहे, तेरे ये व्यवहार, वो तेरे चरित्र दोस्त तेरे से अलग थोड़ी होंगे। अब तुझे ये समझना पड़ेगा कि तुझे उन्हीं लोगों के साथ एक अच्छा जीवन जीना है कि नहीं जीना है। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे अपने उन्हीं लोगों के साथ एक अच्छा जीवन जीना है। तो उन्होंने कहा फिर अपने आप पे काम करना शुरू करो। मैं अपने आप पे काम कैसे करूं? तो अपने आप पे काम ऐसे ही करो कि आप शेयरिंग सुनो। आप शेयरिंग सुन के ये अंदाजा लगाओ कि आपके अंदर आखिर प्रॉब्लम्स है क्या। आप लिखो अपने बारे में। मैंने लिखा, तब जाके मुझे क्लियर हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारे चरित्र दोष हैं। मेरे अंदर चरित्र दोष जैसे कि मुझे लस्ट का प्रॉब्लम था, मुझे जो है लोगों के ऊपर शासन करने का प्रॉब्लम था, मुझे ये प्रॉब्लम था कि लोग मेरी बात माने, मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहिए था जो मेरी बात को नजरअंदाज करे। तो ये सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने लिखे, और सब मैंने एक स्पॉन्सर बना लिया था अब तक। और जब मैंने अपने स्पॉन्सर से एक कन्वेंशन में ये सब कुछ डिस्कस किया,
तब उन्होंने मेरे को समझाया, देख धीरज भाई, तेरे अंदर कितना सारा प्रॉब्लम्स है, ये सारा प्रॉब्लम्स मेरे अंदर भी है, घबराने का नहीं है, तेरे से ज्यादा है मेरे अंदर प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं अगर अपने आप को संभाल पा रहा हूं तो तुम्हारे लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, तुम भी अपने आप को संभाल लोगे। शराब से दूरी तो मीटिंग में आते आते मेरी बनी रही थी, और एक एक दिन के हिसाब से जो ये फॉर्मूला है, वन डे एट अ टाइम का, यही हमारा एल्कलिक एनोनिमस का एक नींव है, माइलस्टोन है। एक 24 घंटे के लिए मुझे बस शराब से दूर रहना था, और ये एक एक दिन के हिसाब से मेरे कब हफ्ते हो गए, कब महीने हो गए, मुझे समझ में ही नहीं आता था। मेरे को शराब से दूरी तो मिल चुकी थी, अब मेरा क्या काम रह गया? अब काम ये रह गया कि मुझे अब अपने जीवन जीने का ढंग बदलना था, मुझे अपने व्यवहारों को बदलना था, मुझे अपने चरित्र दोषों पे काम करना था, मुझे अपना जो मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हो रखी थी, जो मैं आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल शून्य हो चुका था, अब मुझे आध्यात्मिक विकास के रास्ते पे दोबारा चलना था। और उस आध्यात्मिक विकास के रास्ते पे एक एक दिन के हिसाब से जब मैंने चलना शुरू किया, और मैंने अपने व्यवहारों पे काम करना शुरू किया, अपने चरित्र दोषों पे काम करना शुरू किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर ये रुकी हुई शराब मेरी जिंदगी में वापस आ कैसे जाती थी। अब मैं उन सब चीजों पे काम करके ये समझ पाया हूं कि मेरी अनमैनेजेबिलिटी ही सबसे बड़ा कारण है, मेरे दिमाग की अस्त व्यस्तई, जो मेरे हाथ में गिलास ला देती है। तो आज मैं अपने आप को ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसने देता जहां मैं अनमैनेज हो जाऊं। अब मैं लेट गो करने लग गया। मैं ईश्वर को पहले भी मानता था, ऐसा नहीं है कि मैं ईश्वर को मानता नहीं था, लेकिन अब मैं ईश्वर में श्रद्धा रखने लग गया हूं। अब मैंने तीसरे कदम के हिसाब से ईश्वर के हाथ में अपनी इच्छाओं को दे दिया है। अब मैंने ईश्वर से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की है, ईश्वर मेरा बाकी का जीवन अब आप ही संभालें। मेरी औकात नहीं है, मेरा दिमाग इतना मैच्योर नहीं है कि मैं अपने जीवन को संभाल लूं। दूसरों का जीवन तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने आप का जीवन नहीं चला पा रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा था दूसरों का जीवन चलाने की, अपने हिसाब से सब चलाने की। जो ठीक था मैं उसे और ठीक करने में लगा हुआ था। आज पता लगता है कि यार सब कुछ ठीक ही तो था। मेरे को वापस से जो है मेरी फैमिली मिल गई एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद। मेरे व्यवहारों में बहुत परिवर्तन आया, मुझे खुद को भी पता लगा, मेरे परिवार वालों को, मेरे समाज में, मेरे व्यापारी स्तर पे सब लोगों को समझ में आने लगा कि इसमें बहुत परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन तब आया जब मैंने अपने अंदर उंगली अंदर अपने ऊपर की। अब तक मैं दूसरों पे उंगलियां करता रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। जब मैंने उंगली अपनी तरफ की, तब मुझे सब समझ में आने लगा। अब मेरे को दोबारा से जो है फैमिली में रेस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई है, मेरी इंपॉर्टेंस है। आज मैं किसी भी फैमिली मेंबर को, इवन अपने 5 साल के बच्चे को भी अपने विश से चलाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है मैं उस 5 साल के बच्चे को भी जो है अपने हिसाब से नहीं चला सकता, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, मैं चेंज सिर्फ अपने आप को कर सकता हूँ। और जहां भी मुझे कोई ऐसी चीज लगती है जहां पर मुझे लगता है कि सामने वाले ने कुछ गलती की है, तो मैं अपने आप को साफ ये बोलता हूँ कि बेटा, जब तूने इतनी गलतियां की थी अपने शराबियत के दौरान और तुझे इतनी माफियां मिली हैं, तो आज अगर किसी से कोई 5-10% छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो तेरा फर्ज बनता है आज उसे माफ करने का। सबसे पहले मैंने अपने आप को माफ करना सीखा अपनी हरकतों के लिए जो मैंने शराबियत के दौरान की थी। उसके लिए ना मेरे को कोई पछतावा है, ना कोई सेल्फ पिटी है अपने लिए। ये सब मेरे बीमारी के तहत हुआ, और ये बातें जो है मैं सिर्फ एल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप में ही शेयर कर सकता हूँ। मैं और किसी को बताने जाऊंगा तो कोई समझने वाला है नहीं। और एल्कोहलिक एनोनिमस का ये मेरा जो आज तक का सफर रहा, इसमें मैं एक चीज समझ गया कि रिकवरी और सोबेरिटी में फर्क है। रिकवरी का मतलब होता है मेरी शराब से दूरी, और सोबेरिटी का मतलब होता है एक संयमित जीवन। तो ये प्रोग्राम जो है रिकवरी में तो मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से ले आता है, लेकिन मुझे सोबरिटी में आने के लिए, मुझे अपना जीवन को संयमित करने के लिए, मुझे अपने व्यवहारों में परिवर्तन करने के लिए एक एक दिन के हिसाब से ये मेरे लिए डेली का प्रोसेस है। मुझे डेली अपने व्यवहारों में, वो कहते हैं ना, आध्यात्मिक विकास की तरफ मुझे चलते रहना है। जितना मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ, जितना रोज जानता हूँ, जितना शेयरिंग में रोज सुनता हूँ, तो मुझे उतना ही समझ में आता है कि अभी मैं कितना कम जानता हूँ।
मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अभी तो मुझे बहुत कुछ और जानना है अपने बारे में। अभी तो मुझे बहुत और सुधारना है अपने आप को। अभी तो जो है मुझे अपने आप के लिए और बहुत काम करने हैं। अब मैंने दुनिया की इन्वेंटरी लेनी छोड़ दी है। अब मैं 10th स्टेप के हिसाब से डेली अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जहां भी मैं गलत हूं मैं तुरंत माफी भी मांगता हूँ, और अपनी उस भूल को मैं दोबारा ना दोहराऊं ऐसी कोशिश भी करता हूँ। अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी आदमी को दुख ना पहुंचे, चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर है चाहे नहीं है, किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने गुस्से को अरेस्ट करके रखूं। गुस्सा तो खैर नहीं अरेस्ट होता है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जहां मुझे गुस्सा आता है उस सिचुएशन को मैं लीव कर दूं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बिग बुक में साफ लिखा है कि गुस्सा मेरे जैसे शराबी के लिए जहर के समान है। और मैं गुस्सा मेरे लिए जो है मुझे जान से मारने तक का काम कर सकता है, क्योंकि गुस्सा का जो पार्ट है ना, रिजेंटमेंट, खुन्नस लोगों से, गुस्से का जो पार्ट है जो मुझे चिड़चिड़ा कर देता है, ये सब चीजें ही तो मेरे हाथ में वापस गिलास लाती हैं। तो मुझे आज कोशिश करनी होती है कि लोगों के प्रति अब मुझे सिंपैथी नहीं रखनी है, लोगों के प्रति मैं इम्पैथी रखता हूँ। अब मैं दूसरे शराबियों के प्रति भी कोई सिंपैथी वाला शब्द यूज नहीं करूंगा, मैं इम्पैथी रखता हूँ अपने भाइयों की तरफ भी। मैं उनके पैर में जूता डाल के, उनके जूते में पैर डाल के देखता हूँ कि भाई आखिर ये आज जिस पोजीशन में है, ये इस पोजीशन में मैं भी था, इस पोजीशन से मैं भी बाहर निकला हूँ, इस दलदल से मैं भी बाहर निकला हूँ। और आखिर में यही बात बोल के मैं अपना शेयरिंग खत्म करूंगा, क्योंकि लगभग मीटिंग का टाइम के हिसाब से जो मुझे दिया गया था वो टाइम हो गया है। कि एक शराबी जब गड्ढे में गिर गया तो उधर से जो है डॉक्टर निकला। डॉक्टर को उस शराबी ने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं तो इस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हें चोट वोट लग गई है। तो उसने ऊपर से कुछ दवाइयां उसके लिए गड्ढे में फेंक दी कि ये दवाई लगा लो और खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। वो डॉक्टर चला गया। फिर वहां से एक पुलिस वाला निकला। तो पुलिस वाले को उसने कहा सर आप मुझे इस गड्ढे से बाहर निकलवाओ, मेरे को जो है प्रॉब्लम हो रही है, इस गड्ढे से मुझे बाहर निकालो। बोला नहीं, तू शराबी है, तेरे लिए तो ये सजा ही ठीक है, मैं अभी तेरे जैसा शराबी का कोई हेल्प नहीं करूंगा। वो पुलिस वाला भी ये बोल के चला गया। बोलता है ठीक है, मैं भेजता हूँ, कुछ जुगाड़ करता हूँ तेरे लिए। उधर से एक प्रीस्ट निकला, मतलब कि एक पंडित जी निकले उधर से। वो बोले, उस पंडित जी को बोला मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पंडित जी ने कहा देख, मैं नीचे आके तेरे को बाहर तो नहीं निकाल सकता, मैं खुद गड्ढे में फंस जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द तू इस गड्ढे में से निकल जाए। और वो पंडित जी भी प्रार्थना करके, ब्राह्मण देव भी प्रार्थना करके वहां से निकल गए। फिर एक शराबी आया झूमता फिरता, और वो बोला कि यार भाई मेरे को इस गड्ढे से बाहर निकालो। तो उस शराबी भाई ने ना आओ देखा ना ताओ, वो डायरेक्ट उस गड्ढे में कूद गया। बोला यार तू पहला ऐसा इंसान है जो मेरे लिए गड्ढे में कूद गया भाई, अब तू कैसे निकलेगा और मेरे को कैसे निकालेगा। बोला तू चिंता मत कर भाई, मैं एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ, मैं भी इस गड्ढे में गिरा था कभी, और मुझे मालूम है यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। तो इस कहानी का यही सारांश है कि हम जैसे शराबियों की मदद हमारे फेलो मेंबर्स शराबी भाई जो और हैं वही कर सकते हैं। हम सिर्फ आपस में एक दूसरे की बात ही सुनते हैं। हम दूसरे लोगों का चाहे हमें कितना भी समझा दें, हमें समझ में नहीं आता है। मुझे तो बस उतना ही समझ में आता है जितना मेरे फेलोशिप में, मेरे मीटिंग्स में मेरे मेंबर्स मुझे समझाते हैं। मैं इससे ज्यादा आज तक मुझे दुनिया ने समझाया मुझे समझ में नहीं आया। जब मेरे जैसे भाई मुझे मिले जो इस शराबियत से खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहे और एक संयमित जीवन जी रहे हैं, एक सुखी जीवन जी रहे हैं और एक बैलेंस जीवन जी रहे हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम भी कर सकते हो, तब मुझे जो है एक हिम्मत मिली, और मुझे इतना प्यार मिला, हौसला मिला, मुझे हिम्मत मिली, मुझे एक उम्मीद मिली। और आज जो है मैं अपना जीवन बिल्कुल, मैं 180 डिग्री भी नहीं कहूंगा, 360 डिग्री एंगल से मेरा जीवन चेंज हो चुका है। आज जो है मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं पहले वाले धीरज से बिल्कुल अलग हूं जो आज का धीरज हूं। और मैं आज अपने आप को शांत रखना जानता हूं। मैं आज अपने आप को किसी भी परिस्थिति में पड़ जाऊं तो मैं जानता हूं कि मैं अपने आपको कैसे जो है अनमैनेज होने से रोक सकता हूं। आज मैं जानता हूं कि मेरी अनमैनेजेबिलिटी मेरे हाथ में गिलास आने का कारण बन सकती है। ये सब चीजें मैं पहले नहीं जानता था। तो मेरा जो अल्कोहलिक एनोनिमस का अब तक का जो सफर है, इस सफर के दौरान मैं
ये तो समझ चुका हूं कि अल्कोहलिक एनोनिमस एक रिकवरी से ज्यादा एक सोबरिटी प्रोग्राम भी है। यहाँ मेरे लाइफ के स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। मैंने मेरी परसेप्शन बिल्कुल चेंज होगी दुनिया के लिए। लोग वही हैं, हर कोई वही है, हर चीजें वही हैं, जगह वही है, बस आज देखने का नजरिया मेरा चेंज हो गया उन सब चीजों को। मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम और आप भाइयों की मदद से ही हुआ है। मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं ईश्वर का, जितना भी आभार व्यक्त करूं अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम का, और जितना भी आभार व्यक्त करूं आप भाइयों का जिनकी मदद से आज मैं एक सोबर जिंदगी जी रहा हूं, उतना ही कम है। मेरा आभार तो रोज निकलता है ईश्वर के लिए, आप भाइयों के लिए, कि आज मेरे को ऐसा जीवन मिला है जो मेरे लिए एक बोनस जीवन है। और ऐसा बोनस जीवन जिसमें मेरा जैकपॉट लगा हुआ है। ऐसा जैकपॉट जिसमें जैकपॉट पैसों का तो लगा ही लगा, साथ में खुशियों का भी जैकपॉट लग गया। इतनी खुशियां मुझे मिलने वाली थी अल्कोहलिक एनोनिमस में आके, मुझे अंदाजा ही नहीं था। इतने मेरे साथ चमत्कार होने वाले हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। मुझे करना क्या पड़ा, सिर्फ यहाँ आते रहना है। यहाँ आता रहा। मुझे कितने तो सवाल करने ही नहीं पड़ते। बहुत सारे सवालों के जवाब तो मुझे अपने आप ही मिलते रहे यहाँ पर। बस मुझे एक इच्छा अपने मन में जगानी थी यहाँ आने के लिए, वो है शराब से दूर रहने की इच्छा। वो इच्छा मैंने जगाई। बस मैंने सिर्फ एक स्टेप उठाया, और मेरे लिए मेरे हजारों भाइयों ने, मेरे लिए मेरे उनके हजारों भाइयों के हजारों हाथों ने मेरी मदद की। और अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रस्तावना में भी, वो वचन में भी बोला जाता है कि जहां भी किसी भाई को हमारी जरूरत है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का एक हाथ वहां जरूर हो। तो ये बात मुझे अब समझ में आती है। और ये बातें जो है मेरे जीवन के लिए अब बहुत उपयोगी साबित हो रही है, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। ना सिर्फ मुझे शराब से दूरी मिली, बल्कि इस प्रोग्राम की वजह से आज मैं हर क्षेत्र में एक बहुत ही सुखी समाधानी और बहुत ही प्रोडक्टिव होके अपना अपने आप को पेश कर पा रहा हूँ। आज मैं उपयोगी हूँ। आज मैं अपने परिवार के लिए उपयोगी हूँ। आज मैं खुद की चिंता करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ। आज मैं खुद को भी नहीं मार रहा हूँ। तो बस इतना कह के मैं अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा। थैंक यू मैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।